नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहित जैन और इस लेक्चर में मैं आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने ये सीखा था कि किस तरह से हम सी आउट और इंसर्शन ऑपरेटर की मदद से किसी मैसेज को प्रिंट करते हैं और किसी वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करते हैं। और हमने ये भी जाना था दोस्तों कि यहाँ C++ के अंदर जब हम सी आउट और इंसर्शन ऑपरेटर का यूज करके किसी भी वेरिएबल की वैल्यू को जब हम प्रिंट करते हैं तो हमें फॉर्मेट स्पेसिफायर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, यानी कि फॉर्मेट स्पेसिफायर्स को याद रखने के झंझट से हमें यहाँ मिल जाती है मुक्ति। जबकि सी लैंग्वेज के अंदर हमें हर एक डेटा टाइप के हिसाब से फॉर्मेट स्पेसिफायर को याद रखना पड़ता था। अब दोस्तों हमने ये तो जाना कि यहाँ पर किसी भी वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करने के लिए हमें फॉर्मेट स्पेसिफायर नहीं लगाना पड़ता, चाहे वो किसी भी टाइप का वेरिएबल ही क्यों ना हो। तो यहाँ अब आपके जहन में एक सवाल खड़ा होता होगा, आपको एक सवाल यहाँ पर कचोट रहा होगा और दोस्तों उस सवाल का उठना आपके जहन में है बिल्कुल लाजमी कि अगर हम यहाँ कोई फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज ही नहीं करते हैं किसी भी टाइप के वेरिएबल को प्रिंट कराने के लिए, तो फिर हम किसी कैरेक्टर की आस्की वैल्यू को कैसे प्रिंट करवा पाएंगे भला। अब दोस्तों जैसा कि आप लोग यहाँ बोर्ड पर देख सकते हैं, एक बेहद छोटा और मासूम सा प्रोग्राम हमने यहाँ लिखा हुआ है। तो ये जो प्रोग्राम साथियों हमने लिखा है, ये लिखा है अभी सी लैंग्वेज के अंदर। हम पहले एक बार याद कर लें कि सी लैंग्वेज के अंदर हम किस तरह से किसी कैरेक्टर को प्रिंट करते थे और किसी कैरेक्टर की आस्की वैल्यू को प्रिंट करते थे। और फिर इसके बाद हम देखेंगे कि C++ में किस तरह से हम किसी कैरेक्टर को प्रिंट कर सकते हैं और उसकी आस्की वैल्यू को प्रिंट कर सकते हैं, ताकि दोस्तों आपकी नजरों के सामने दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तो साथियों अगर आप इस प्रोग्राम पर नजर डालेंगे तो हाँ, इसके अंदर आप दोस्तों चौंकिएगा मत, मैंने यहाँ conio.h हेडर फाइल का इस्तेमाल नहीं किया। मेन के आगे रिटर्न टाइप मैंने void की जगह int लिख दिया है। और यहाँ इस प्रोग्राम में भी आप देख सकते हैं यहाँ कहीं get ch या clr scr मैंने यूज नहीं किया है। तो ये प्रोग्राम दोस्तों हम किस IDE पर अब लिख रहे हैं, कोड ब्लॉक्स की IDE में हम लिख रहे हैं। मॉडर्न कंपाइलर्स के अकॉर्डिंग हम अब ये प्रोग्राम लिख रहे हैं सी लैंग्वेज का। पहले जब हमने सी लैंग्वेज को सीखने की शुरुआत की थी तब हम क्लासिक कंपाइलर को लेकर चले थे, पर अब हम सीख गए हैं कोड ब्लॉक्स को यूज करना। मॉडर्न कंपाइलर के बारे में भी हमने थोड़ा बहुत जाना है, तो यहाँ पर आप चौंकिएगा मत। तो अब दोस्तों जैसे ही ये वाला इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा तो इस इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूट होने पर मेमोरी में एक बाइट के वेरिएबल का जन्म होगा, जिस वेरिएबल का नाम है x। अब दोस्तों यहाँ पर मेमोरी में जन्म हो गया है एक वेरिएबल x का, और इसकी साइज कितनी है, तो एक कैरेक्टर की साइज कितनी होती है दोस्तों, 1 बाइट। और हम मान लेते हैं कि इसका जो एड्रेस है वो है 1000। अब इसके अंदर जाकर कौन स्टोर हो जाएगा, तो इसके अंदर जाकर स्टोर हो जाएगा ये कैरेक्टर कांस्टेंट कैपिटल लेटर b। तो यहाँ दोस्तों हम कहने को तो कह रहे हैं कि यहाँ पर कैरेक्टर कांस्टेंट कैपिटल लेटर b जाकर स्टोर हो गया, पर क्या असल में यहाँ पर एक अल्फाबेट स्टोर होता है क्या मेमोरी में? तो जरा याद करें दोस्तों, हमने जिक्र किया था कि एक्चुअल में तो कंप्यूटर की मेमोरी में हर एक जो वैल्यू स्टोर होती है वो बाइनरी फॉर्म में ही स्टोर होती है। तो इसीलिए हमने ये भी पढ़ा था कि हर एक कैरेक्टर कांस्टेंट के साथ एसोसिएट होती है उसके करस्पॉन्डिंग एक पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू, जिसे हम कहते हैं आस्की वैल्यू। अगर आप भूल रहे हैं तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप वो लेक्चर एक बार फिर से रिवाइज कर लें। और आप देख सकते हैं इस वक्त स्क्रीन पर नीचे उस वाले लेक्चर का नंबर लिखा हुआ आ रहा होगा। तो एक्चुअल में दोस्तों यहाँ पर क्या स्टोर होता है, इस कैरेक्टर कांस्टेंट कैपिटल लेटर b की आस्की वैल्यू, और जो कि कितनी होती है 66। तो यहाँ पर एक्चुअल में स्टोर होता है 66। अब क्या होगा, अब आप जरा देखिए इस अगले इंस्ट्रक्शन को। जब ये printf एग्जीक्यूट होगा तो इस printf के एग्जीक्यूट होने पर इस वेरिएबल x की वैल्यू प्रिंट होगी कहां पर, इस फॉर्मेट स्पेसिफायर %c की जगह पर। याद करिएगा दोस्तों, कैरेक्टर का फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होता है, %c। तो यहां जब हम %c फॉर्मेट स्पेसिफायर लगा रहे हैं, ये प्लेस होल्डर एक कैरेक्टर का प्लेस होल्डर है। तो इस %c की जगह पर प्रिंट हो जाएगी x की वैल्यू,
और x की कौन सी वाली वैल्यू, जो कि है उसकी कैरेक्टर वैल्यू। ठीक है, तो यहां से प्रिंट होगा, इस प्रिंटफ से प्रिंट हो जाएगा कैपिटल लेटर b, और इस तरह से फिर है रिटर्न 0 और अपने प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन यहां पर मुकम्मल हो गया। अब साथियों, अगर हमें यहां पर कैरेक्टर वैल्यू प्रिंट नहीं करना है, हम क्या प्रिंट करना चाहते हैं, हम प्रिंट करना चाहते हैं कि जो भी कैरेक्टर इस वेरिएबल x में स्टोर हो रहा है उसकी ASCII वैल्यू अगर हम प्रिंट करना चाहते हैं तो हम कैसे प्रिंट करते थे भला। तो C लैंग्वेज के अंदर जब भी हमें किसी कैरेक्टर की ASCII वैल्यू को प्रिंट करना होता था तो हम जरा याद करें, हम चेंज कर दिया करते थे फॉर्मेट स्पेसिफायर। अब दोस्तों जरा गौर फरमाइएगा, यहाँ हमने कर दिया है थोड़ा सा चेंज। क्या चेंज किया है, तो थोड़ा सा जो चेंज हमने यहाँ पर किया है वो क्या किया है, परसेंटेज C की जगह पर अब हमने लिख दिया परसेंटेज D फॉर्मेट स्पेसिफायर। तो इसका असर क्या होगा यहाँ पर, तो इसका असर ये होगा कि जब इस प्रिंटफ के जरिए वैल्यू प्रिंट होगी तो x के अंदर मौजूद जो कैरेक्टर है उसकी ASCII वैल्यू यहाँ प्रिंट हो जाएगी, यानी कि यहां से अब कैपिटल लेटर B प्रिंट नहीं होगा दोस्तों, इस इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूट होने पर प्रिंट होगा 66। तो दोस्तों ये तो हमने देखा कि किस तरह से हम C के प्रोग्राम के अंदर ASCII वैल्यू को प्रिंट किया करते थे। तो वहां हमारे पास ये फॉर्मेट स्पेसिफायर होता था, परसेंटेज C फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करो तो कैरेक्टर प्रिंट हो जाता था, परसेंटेज D फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज कर लिया तो उस कैरेक्टर की ASCII वैल्यू यहां पर प्रिंट हो जाती थी। अब दोस्तों यहां पर एक सवाल आपके जहन में उठ रहा होगा और उस सवाल का जहन में उठना है बिल्कुल लाजमी, बिल्कुल जायज़। आप ये सोच रहे होंगे, ये सवाल आपको कचोट रहा होगा कि सर यहां पर जब हम सी आउट और इंसर्शन ऑपरेटर का इस्तेमाल करके किसी वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट कराते हैं तो यहां हम फॉर्मेट स्पेसिफायर तो यूज करते नहीं हैं। तो अगर हमें यहां खुदा ने खास्ता किसी कैरेक्टर की ASCII वैल्यू प्रिंट करानी पड़ जाए तो फिर कैसे प्रिंट कराएंगे, क्योंकि यहां फॉर्मेट स्पेसिफायर तो हम यूज ही नहीं कर रहे हैं। तो इस सवाल का जवाब अब हम ढूंढते हैं, इस राज से पर्दा उठाते हैं। अब चलिए दोस्तों ये जानने की कोशिश करें कि C++ के अंदर हम किसी कैरेक्टर को कैसे प्रिंट करते हैं और किसी कैरेक्टर की ASCII वैल्यू को हम कैसे प्रिंट करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये भी एक मासूम सा ही प्रोग्राम है, जैसे ये वाला प्रोग्राम था ना दोस्तों, ये भी वैसा ही मासूम सा प्रोग्राम है, नन्हा सा प्रोग्राम है। तो अब इसके अंदर अगर आप गौर फरमाएंगे तो यहाँ पर भी हमने एक कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल इनिशियलाइज कर दिया है ना। अब जैसे ही ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा तो मेमोरी में इसी तरह से एक वेरिएबल बन जाएगा x नाम का, और जिसमें b जाकर स्टोर हो जाएगा, और एक्चुअल में क्या स्टोर होगा वो आपको पता ही है, एक्चुअल में ASCII वैल्यू स्टोर होगी। अब यहां से जब ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा, तो जब ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा ना साथियों, तो यहां से x की वैल्यू प्रिंट होगी। अब x कैसा वेरिएबल है, x एक कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल है साथियों। तो यहां से x की वैल्यू प्रिंट होगी, कौन सी वाली वैल्यू, जो कैरेक्टर x में स्टोर्ड है वो कैरेक्टर प्रिंट होगा या फिर उसकी ASCII वैल्यू प्रिंट होगी। तो दोस्तों यहां से तो सीधा सीधा x के अंदर मौजूद जो कैरेक्टर है ना बस वो प्रिंट हो जाएगा। तो जरा बताएं मुझे x के अंदर कौन सा कैरेक्टर है, तो बिल्कुल सही जवाब आपका यहां पर है कैपिटल लेटर B। तो यहां से प्रिंट हो जाएगा सीधा सीधा आउटपुट स्क्रीन पर कैपिटल लेटर B। अब दोस्तों यहां हमें ASCII वैल्यू प्रिंट कराना है, जो भी कैरेक्टर इस x में स्टोर हो रहा है उसकी ASCII वैल्यू। तो कैसे प्रिंट कराएं भला, यहां क्योंकि कोई फॉर्मेट स्पेसिफायर्स तो यूज नहीं कर रहे भाई। अगर प्रिंटफ हम यूज कर रहे होते तो प्रिंटफ के अंदर तो हम परसेंटेज D फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज कर लेते, अपना काम चल जाता। पर जब हम सी आउट यूज कर रहे हैं तो यहाँ सी आउट में तो कोई फॉर्मेट स्पेसिफायर्स यूज करने की कोई व्यवस्था है ही नहीं हमारे पास। तो हमें यहाँ पर क्या करना होगा, यहाँ हमें करनी होगी टाइप कास्टिंग। अगर हम चाहते हैं कि यहाँ x के अंदर मौजूद जो भी कैरेक्टर है उसकी ASCII वैल्यू को हम यहाँ प्रिंट करना चाहते हैं, तो हमें इसकी करनी होगी दोस्तों टाइप कास्टिंग। टाइप कास्टिंग के बारे में हमने जिक्र किया था जब हमने C लैंग्वेज पढ़ी थी। आप चाहें तो इस वक्त स्क्रीन पर उस लेक्चर का नंबर देख सकते हैं जिसमें हमने टाइप कन्वर्जन्स को गहराई से पढ़ा है। तो अब यहाँ दोस्तों हम एक छोटा सा
चेंज कर देते हैं। तो अब दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ कर दिया है हमने एक छोटा सा चेंज। इस x के आगे यहाँ पैरेंथेसिस में हमने लिख दिया इंट। इसका मतलब हमने यहाँ कर दी है टाइप कास्टिंग। तो इस टाइप कास्टिंग करने से क्या होगा, तो टाइप कास्टिंग करने से ये होगा कि x के अंदर जो भी कैरेक्टर है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कैपिटल लेटर B है, तो अब इसकी आज की वैल्यू क्या है 66। तो यहाँ से दोस्तों अब क्या प्रिंट होगा, यहाँ से अब प्रिंट होगा 66, ना कि कैपिटल लेटर B। तो जब ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा ना, तो इस इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूट होने से प्रिंट हो जाएगा 66। तो आप यहाँ इस तरह से सी आउट और इंसर्शन ऑपरेटर के थ्रू भी, अगर कभी आपको ज़रूरत ऐसी महसूस हो रही है किसी प्रोग्राम को बनाते बनाते कि किसी कैरेक्टर के आज की वैल्यू आपको प्रिंट करानी पड़ रही हो, तो इस तरह से आप किसी भी कैरेक्टर की आज की वैल्यू को प्रिंट करा सकते हो। अब दोस्तों यहाँ पर एक और टर्म है जो हमें अक्सर सुनने को मिल जाया करती है, कैस्केडिंग ऑफ ऑपरेटर्स। तो क्या होता है कैस्केडिंग ऑफ ऑपरेटर, आइए इस चीज को समझते हैं। पर कैस्केडिंग ऑफ ऑपरेटर को समझने से पहले हम एक बार नजर डालते हैं इस प्रोग्राम पर और देखते हैं कि इस प्रोग्राम का क्या आउटपुट आएगा। अब साथियों जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर 3 तरह के वेरिएबल्स आपको नजर आ रहे होंगे। एक है दोस्तों इंटीजर टाइप का वेरिएबल x जिसे हमने 5 से इनिशियलाइज करवाया, एक है फ्लोट टाइप का वेरिएबल y जिसे हमने 2.5 से इनिशियलाइज करवाया, एक है कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल z जिसे हमने कैरेक्टर कांस्टेंट कैपिटल लेटर E से इनिशियलाइज करवाया है। अब क्या होगा, तो अब जरा आप देखिए, जैसे ही ये 3 इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होंगे तो आपको पता ही है 3 वेरिएबल्स मेमोरी में क्रिएट हो जाएंगे। तो दोस्तों इस तरह से मेमोरीज में x, y, z ये तीनों वेरिएबल्स जन्म ले लेंगे और इनकी जो वैल्यूज हैं रिस्पेक्टेड वैल्यूज उनसे ये इनिशियलाइज हो जाएंगे। अब देखते हैं क्या होता है। तो दोस्तों यहाँ जैसे ही ये सी आउट एग्जीक्यूट होगा तो आप जरा गौर फरमाए दोस्तों, इस एक ही सी आउट के अंदर हम इन तीनों वेरिएबल्स को यहाँ पर प्रिंट करवा रहे हैं, मतलब इन तीनों वेरिएबल्स की वैल्यूज को हम यहाँ पर प्रिंट करवा रहे हैं। तो दोस्तों आप याद करें जब यही कारनामा आप प्रिंटफ की मदद से करते थे तो आप क्या करते थे, अगर इंटीजर टाइप का वेरिएबल होता था तो उसके लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर लगाते थे %d, अगर फ्लोट टाइप का वेरिएबल होता था तो आप फॉर्मेट स्पेसिफायर लगाते थे %f, और कैरेक्टर टाइप का अगर वेरिएबल होता था तो उसकी वैल्यू को प्रिंट कराने के लिए आप फॉर्मेट स्पेसिफायर लगाते थे %c। पर यहाँ आप देख सकते हैं जब आप सी आउट और इंसर्शन ऑपरेटर्स की मदद से यहाँ पर इन वेरिएबल्स की वैल्यूज को प्रिंट करने चले हैं तो आपको कहीं भी कोई फॉर्मेट स्पेसिफायर लगाने की ज़रूरत नहीं है। फॉर्मेट स्पेसिफायर को याद रखने के झंझट से आप हो गए हैं मुक्त। चाहे किसी भी तरह का वेरिएबल हो, आप उसको सीधा सीधा ही यहाँ पर प्रिंट करवा पा रहे हैं। तो इस एक ही सी आउट के अंदर हम यहाँ पर दोस्तों ये तीनों वेरिएबल्स को प्रिंट करवा रहे हैं, तीनों वेरिएबल्स की वैल्यूज को यहाँ प्रिंट करवा रहे हैं। हम क्या लिख रहे हैं, सी आउट, फिर इंसर्शन ऑपरेटर, फिर x, फिर इंसर्शन ऑपरेटर, फिर वेरिएबल y, फिर इंसर्शन ऑपरेटर, फिर वेरिएबल z। तो इन्हें हमें सेपरेट करना होता है इंसर्शन ऑपरेटर से, क्योंकि ये तीनों अलग अलग वेरिएबल्स हैं और इन तीनों की वैल्यूज हम इस एक ही सी आउट के थ्रू प्रिंट करवा रहे हैं, इस एक ही स्टेटमेंट में हम प्रिंट करवा रहे हैं। तो आपको इन्हें सेपरेट करना होगा विथ इंसर्शन ऑपरेटर। तो जब ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा तो आउटपुट स्क्रीन पर क्या नजर आ होगा। तो दोस्तों जब आप इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो रन होने पर जो आउटपुट आपको नजर आएगा वो कुछ ऐसा नजर आएगा। आप देख सकते हैं पहले प्रिंट हो गया है 5 जो कि x की वैल्यू है, फिर y की वैल्यू प्रिंट हो गई है यहाँ पर 2.5, और फिर कैरेक्टर कांस्टेंट e प्रिंट हो गया है जो कि है z की वैल्यू। अब अगर दोस्तों आप गौर फरमाएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर यह आउटपुट आपको खूबसूरत नहीं लग रहा होगा, क्योंकि ये सारी वैल्यूज चिपकी हुई नजर आ रही है। 5 के बगल में जस्ट बगल में आ गया 2.5 और फिर उसके ही जस्ट बाजू में आ गया है e, मतलब चिपक गए, इनके बीच में कोई स्पेस हमें नजर नहीं आ रहा है। तो थोड़ा सा हमको इनको डिफरेंशिएट करके देखने में थोड़ा सा क्या होता है, दिक्कत होती है। तो फिर क्या करें, अगर हम चाहते हैं कि यहाँ स्पेस आ जाए इनके बीच में तो फिर क्या करें। तो उसके लिए दोस्तों हमें यहाँ सी आउट में भी स्पेसेस को इंसर्ट करना होगा। अब साथियों आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर थोड़ी सी तब्दीली कर दी। अब हमने क्या किया है, यहाँ सी आउट के बाद लगाया इंसर्शन ऑपरेटर, फिर लिखा है वेरिएबल x,
फिर हमने लगाया इंसर्शन ऑपरेटर। अब हमने सीधा सीधा यहाँ पर y नहीं लिखा, हमने यहाँ पर एक स्पेस को इंसर्ट कर दिया है ना। ये जो डबल इन्वर्टेड कोमा है इसके बीच में एक स्पेस है यहाँ पर, तो इससे क्या होगा कि x के बाद अब एक स्पेस का गैप आ जाएगा। फिर हमने लगाया वापस इंसर्शन ऑपरेटर और फिर लिखा है y। तो अब आप देख सकते हैं कि ऐसा करने से क्या होगा कि x की वैल्यू प्रिंट होगी, फिर उसके बाद एक स्पेस आएगा, फिर उसके बाद y की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। फिर हमने यहाँ आगे देख सकते हैं इंसर्शन ऑपरेटर लगाया और फिर यहाँ पर हमने फिर से एक स्पेस इंसर्ट किया। स्पेस कैसे इंसर्ट किया? वही डबल कोट्स के अंदर एक स्पेस दे देने का, है ना भाई। आपको करना कुछ नहीं है, डबल कोट्स और उनके बीच में एक स्पेस होना चाहिए, तो यहाँ पर स्पेस आ जाएगा। फिर उसके बाद इंसर्शन ऑपरेटर लगाया और फिर लिख दिया है वेरिएबल z का नाम। तो इस सी आउट के एग्जीक्यूट होने पर कैसा नज़ारा होगा आउटपुट स्क्रीन पर? तो साथियों जैसे ही ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा तो आउटपुट स्क्रीन पर कुछ इस तरह का नज़ारा होगा। पहले x की वैल्यू है, आप देख सकते हैं x की वैल्यू प्रिंट हो गई 5, फिर एक स्पेस, तो ये x की वैल्यू प्रिंट हो गई यहाँ पर 5, फिर ये एक स्पेस यहाँ आ गया। फिर इसके बाद y की वैल्यू प्रिंट हो गई 2.5, फिर ये जो स्पेस था ये रहा यहाँ पर ये स्पेस, और फिर z की वैल्यू प्रिंट हो गई e। तो अब आप देख सकते हैं कि आउटपुट आपको खूबसूरत नजर आ रहा है। अब आप इन तीनों वैल्यूज को अलग अलग देख पा रहे हो। अब दोस्तों एक और शब्द, एक और अल्फाज यहाँ हमें सुनने को मिल जाता है जिसे कहते हैं कैस्केडिंग ऑफ ऑपरेटर। तो दोस्तों ये एक वर्ड आपको यहाँ सुनने को हो सकता है मिल जाए, तो आप कंफ्यूज ना होना। कैस्केडिंग ऑफ ऑपरेटर, कैस्केडिंग ऑफ ऑपरेटर का क्या मतलब होता है? तो जरा दोस्तों आप देखिए इस स्टेटमेंट को। तो यहाँ आप देखेंगे तो पहले हमने लिखा था सी आउट, फिर आप देखेंगे यहाँ पर तो ये यूज हो रहा है एक इंसर्शन ऑपरेटर, फिर वापस आप देख सकते हैं एक बार और इंसर्शन ऑपरेटर यूज हो रहा है, फिर एक और इंसर्शन ऑपरेटर यूज हो रहा है, फिर एक और इंसर्शन ऑपरेटर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 बार इंसर्शन ऑपरेटर यूज हुआ है इस स्टेटमेंट के अंदर। मतलब इंसर्शन ऑपरेटर रिपीट हो रहा है, एक ही स्टेटमेंट के अंदर हम एक ऑपरेटर को बार बार यूज कर रहे हैं। वी आर रिपीटिंग एन ऑपरेटर इन द सेम एक्सप्रेशन। तो ये जो प्रक्रिया है इसे कहते हैं दोस्तों कैस्केडिंग ऑफ ऑपरेटर। तो यहां पर कौन सा ऑपरेटर है जो रिपीट हो रहा है साथियों, जो एक से ज्यादा बार इस्तेमाल हो रहा है इस एक ही स्टेटमेंट के अंदर? तो वो है ये इंसर्शन ऑपरेटर। तो यहां हम कहेंगे कि कैस्केडिंग हो रही है कौन से ऑपरेटर की? तो यहां कैस्केडिंग हो रही है इंसर्शन ऑपरेटर की। तो उसी तरह से अब मान लीजिए दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरह का एक्सप्रेशन लिखा होता, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ इस एक्सप्रेशन में कौन से ऑपरेटर की कैस्केडिंग हो रही है, तो आप अगर ध्यान देंगे इस पर तो आप पाएंगे कि यहां पर ये जो प्लस ऑपरेटर है ये बार बार रिपीट हुआ है। यहां आप देख सकते हैं 2 बार ये एक ही ऑपरेटर रिपीट हो रहा है इस सेम एक्सप्रेशन के अंदर। तो हम क्या कहेंगे कि हाँ यहां पर ये जो ऑपरेटर है प्लस, ये ऑपरेटर की क्या हो रही है? कैस्केडिंग हो रही है। तो ठीक है दोस्तों, इस लेक्चर को अब हम यहीं पर करते हैं एंड। होती है मुलाकात आप सभी से अगले लेक्चर में। आप सभी का हृदय की गहराइयों से धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।